गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 5 जून और आज का हम लोग जो है पहले देखेंगे बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। उसके बाद जो है हम करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स हालांकि आज बहुत ही कम है, ज़्यादातर जो है कहाँ किसने जीता है वो ही न्यूज़पेपर में था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का जो बिहार स्पेशल है वो इम्पोर्टेंट है। इससे जो है बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो उसको जो है आप लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसको अगर हो सके तो कॉपी आप लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये भी बता दें, चूंकि आज 5 जून है तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी का आप जब क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसमें जो है पूछा भी गया है बार बार। तो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल ल्यूसेंट का। तो आज जो है हम लोग बिहार स्पेशल में करेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। पूर्व मध्यकाल बिहार की स्थिति क्या थी, वहां पे कौन कौन सा वंश था। तो पूर्व मध्यकाल में जो है पाल वंश जो है ये था। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल ने किया था और इनका शासन 750 से 770 ईस्वी के बीच था। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, जिसने इस वंश का अधिकार शीघ्र ही बिहार के क्षेत्र में विस्तृत कर लिया। और कुछ समय के लिए पाल शासकों ने कन्नौज पर अधिकार के संघर्ष में भी भाग लिया था। मतलब कन्नौज पे जो त्रिगुटीय अधिकार के लिए पाल, प्रतिहार और जो है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उसमें जो तीनों में युद्ध हो रहा था उसमें जो है भाग भी लिया था। पल्लव, पाल, प्रतिहार, इस तरह से। तो आगे चलते हैं। आगे जो है धर्मपाल 770 से 810 के बीच यहाँ का शासक बना और 8वीं शताब्दी के अंत तक कन्नौज पर आक्रमण किया। उसने चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी जो है धारण की। तो धर्मपाल ने जो है ये उपाधि धारण की, तो ये याद रखेंगे। धर्मपाल के बाद देवपाल जो है 1510 से 1850 के बीच जो है वहाँ का राजा बना और इसने भी जो है विस्तारवादी नीति अपनाया। और इस विस्तारवादी नीति के तहत जो है उसने पूर्वोत्तर में प्राग ज्योतिषपुर और उत्तर में नेपाल तथा पूर्वी सागर तट पर उड़ीसा में अपना सत्ता का जो है विस्तार किया। कौन? देवपाल ने किया है। और कुछ इतिहासकार के अनुसार उसने दक्कन के राज्यों के साथ भी संघर्ष किया था, ये भी बताया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है इस समय एक मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित हुआ। इसी मैत्रीपूर्ण संबंध के तहत जो है जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव जो है दान में दिया गया। बौद्ध धर्म के प्राश्रय दाता के रूप में भी जो वो प्रसिद्ध होते हैं। कौन? देवपाल। तो ये प्रश्न जो है पूछा भी गया था। जावा के शासक जो है कौन थे? बालपुत्र देव। उसको अनुरोध पे जो है धर्मपाल ने ये दिया था। धर्मपाल कह रहे हैं, धर्मपाल का पुत्र देवपाल ने। तो ये जो याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के शासनकाल में प्रतिहारों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था। किसके काल में? तो महेंद्र पाल के समय में। 11वीं शताब्दी में महीपाल के अधीन पाल वंश का जो है पुनः उद्धार हुआ, पुनः जो है ये शक्तिशाली हुआ और समस्त बंगाल और मगध के क्षेत्र पर जो है ये अधिकार कर लिया था महीपाल। तो इसके बारे में हम आगे भी डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे। वहीं पर आपको ये भी बताते चलें कि
तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा जो है गढ़वाल वंश के शासक गोविंद चंद्र के मुंगेर ताम्र पत्र में जो है मिलता है। तो ये कर क्या था? तो यह कर जो है इस क्षेत्र में किसानों से प्राप्त किया जाता था और उससे तुर्कों के आक्रमण रोकने के साधन प्राप्त किए जाते थे। तो ये किसानों से जो प्राप्त किया जाता था तुरुष्क दंड कर। ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो है याद रखेंगे। और पाल शासक जो है वो बौद्ध धर्मावलंबी थे। उन्होंने बौद्ध शैक्षिक संस्थानों को प्राश्रय भी दिया। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने की और उसी ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में भी दिए। उदंतीपुर और जगदल के विश्वविद्यालय भी पाल शासकों द्वारा ही जो है गठित किए गए थे। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य ये भी बता दें कि तिब्बत से पालों के घनिष्ठ संबंध थे। बौद्ध विद्वानों में शांत रक्षित और अतीश दीपांकर इस काल में तिब्बत गए थे। तो शांत रक्षित और अतीश दीपांकर जो है इसी काल में जो है तिब्बत गए थे। और बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद नालंदा महाविहार में शिक्षा के लिए बौद्ध भिक्षुक धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आए थे। ये भी याद रखेंगे। धर्मस्वामी जो है बाद में आए थे नष्ट होने के बाद। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हम लोग पाल वंश के एक एक राजा के बारे में जो है जानेंगे। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और वह एक योग्य और कुशल शासक था। उसने पाल वंश का अधिकार बिहार के क्षेत्र में फैलाया और करीब जो है इसने 20 वर्ष तक शासन किया। इसने ओदंतीपुर अर्थात वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ और विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। तो ओदंतीपुर विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। ये भी पूछा जा चुका। अब निचले एग्जाम बिहार पुलिस इस तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर रट लेंगे कि उदंतीपुर विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? गोपाल ने किया था। अब आते हैं धर्मपाल के बारे में। गोपाल के पश्चात धर्मपाल जो है सिंहासन पर बैठा हुआ पाल वंश का पहला ऐसा शासक था जो कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में जो है भाग लिया था। तो ये त्रिदलीय संघर्ष किसके किसके बीच था? प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय, वहीं पर राष्ट्रकूट राजा ध्रुव पल्लव नहीं था, सॉरी राष्ट्रकूट राजा ध्रुव था और एक तरफ जो है धर्मपाल पाल वंश मतलब प्रतिहार वंश, उसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच जो है कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था। तो इस संघर्ष में जो है सबसे पहले धर्मपाल ने भाग लिया था। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। उसने अनेक मठों और बौद्ध विहारों का निर्माण किया। धर्मपाल ने भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया तथा नालंदा विश्वविद्यालय के रखरखाव के लिए 200 गांव जो है दान भी दिया था। धर्मपाल 40 वर्ष तक शासन किया। धर्मपाल के बाद देवपाल जो है शासक बना और धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। उसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाई? देवपाल ने बनाई। देवपाल बौद्ध धर्म का आश्रयदाता के रूप में था। जावा के शासक बालपुत्र देव के आग्रह पर देवपाल ने नालंदा में एक बिहार की देखरेख हेतु 5 गांव दान में दिए। उसने 40 वर्ष तक शासन किया। देवपाल की मृत्यु के पश्चात पाल वंश की जो है में ह्रास होने लगा, अवनति होने लगा। पाल वंश कि इसी अवनति के बीच जो है विग्रहपाल से महीपाल तक जो है शासक बना, जो कि बहुत ही कम समय में बना। विग्रहपाल करीब 4 साल तक रहा। नारायणपाल उसके बाद बना, फिर राज्यपाल गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय जो है शासक बना। विग्रहपाल द्वितीय के बाद महीपाल जो है ये शासक बना और इसके समय जो है पाल वंश दोबारा उद्भुत हुआ पाल वंश का, और महीपाल को पाल वंश का जो है द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और रामपाल इस वंश का जो है अंतिम शासक हुआ पाल वंश के बाद। आगे
देखते हैं उसके बाद जो है कर्नाट वंश का जो है उदय होता है पूर्व मध्यकाल में ही बिहार में। और इस कर्नाट वंश से जो है 3-4 क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो 11वीं शताब्दी के अंत तक पाल की सत्ता बिहार में जो है पतन हो गई थी। रामपाल के शासन में तिरहुत के कर्नाट राज्य का जो उदय हुआ, जिसका संस्थापक नान्यदेव था। ये भी पूछा जा चुका है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और 1098 से 1133 तक जो है ये शासन किया। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य प्रशासक था और इसकी राजधानी जो कर्नाट वंश का था ये सिमरावगढ़ जो है इसकी राजधानी थी, जो नेपाल की तराई के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। गंगदेव के बाद उसका पुत्र नरसिंह देव जो है 1187 में गद्दी पर बैठा और 38 वर्ष तक जो है शासन किया। और नरसिंह देव का संघर्ष बंगाल के सेन शासकों के साथ जो होता है, इसी कारण नरसिंह देव द्वारा तुर्कों के साथ सहयोग भी जो है किया गया था। जब बख्तियार खिलजी के आक्रमण बिहार पर जो है हुआ, उस समय नरसिंह देव ने उसे नजराना भेंट किया था। अर्थात बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय जो है कर्नाट वंश के नरसिंह देव का जो है शासन था बिहार पर। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि राम सिंह देव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शक्ति सिंह देव एक दुर्बल शासक था, परंतु उसके पुत्र हरि सिंह देव को नान्यदेव से भी अधिक प्रतिष्ठा जो है प्राप्त हुई। आगे चलते हैं कि उस समय तिरहुत शासक हरि सिंह देव जो है तुर्क सेना के आक्रमण का वह सामना न कर सका और नेपाल की तराई में जो है पलायन कर गया और इसी वजह से उत्तरी और मध्य बिहार के क्षेत्र में जो है दोनों में विलय हो गया। और हरि सिंह देव एक महान समाज सुधारक भी रहा, ये कहा जाता है। और उसी के समय जो है हरि सिंह के समय ही पंजी प्रबंधन का विकास हुआ। फलस्वरूप पंजीकारों का एक नया वर्ग जो है संगठित हुआ। स्मृति और निबंध संबंधी रचनाएं भी इस काल में बड़ी संख्या में लिखी गई। मैथिली समाज का जो वर्तमान काल तक बना हुआ है, ये जो है इसकी ये जो है इस काल की ये एक विशेषता थी। तो इससे संबंधित कर्नाट वंश से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन बिहार बीपीएससी में भी पूछा गया, तो आप लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है कि मध्यकाल बिहार में जो है जब तुर्कों का आगमन हुआ तो फिर क्या क्या होता है। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में तुर्कों का आगमन जो है बिहार के क्षेत्र में एक संगठित राजनीतिक इकाई के रूप में तो नहीं हुई थी, लेकिन इस समय जो है हुआ। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट तथ्य आप लोग ये याद रखेंगे कि इस समय जब तुर्की का आक्रमण हो रहा था तो उस समय बिहार पर जो है उत्तरी बिहार अधिकांश भाग में कर्नाट वंश द्वारा शासित हो रहा था, जबकि दक्षिणी बिहार में छोटे छोटे शासक के अधीन जो है ये था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय जो है इख्तियार-उद्दीन मोहम्मद एबन बख्तियार खिलजी को दिया जाता। तो ये भी पूछा जा चुका। बख्तियार खिलजी को जो है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह बनारस और अवध क्षेत्र का सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक भी जो है रह चुका है। ये आगे चलते हैं। यहाँ पर ये आपको बता दें कि इसी समय जो है बंगाल के क्षेत्र में ये सेन वंश का लक्ष्मण सेन जो है शासन कर रहा था और लक्ष्मण सेन जो है बिना युद्ध किए ही जो है भाग गया था। पाल वंश का शासक इस समय इंद्र प्रदुमन पाल जो है ये था। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि जो बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी वो उदंतीपुर बिहार थी। मतलब उदंतीपुर विश्वविद्यालय को भी और उदंतीपुर मतलब जो वर्तमान में बिहार शरीफ कहलाता है उसको जो है 1198 में बख्तियार खिलजी जो है जीता था। उसके बाद 1203 से 4 तक नदिया पर चढ़ाई कर लक्ष्मण सेन की राजधानी
जो नदियाँ थी वो बंगाल में लक्ष्मण सेन की राजधानी थी, उस पर जो है चढ़ाई किया और लक्ष्मण सेन भयभीत होकर जो है बिना लड़े भाग गया या पलायन जो है कर गया था। बख्तियार खिलजी के इस क्षेत्र का एक प्रशासक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी को लखनौती जो है बनाया था। ये भी याद रखेंगे, लखनौती को बाद में जो है लक्ष्मणवटी के नाम से भी जाना गया या जाना जाता है। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से ऐबक के अधीन इस क्षेत्र पर जो है शासन करता रहा। ये भी इम्पोर्टेंट था, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है बख्तियार खिलजी के बाद आगे चलकर जो है गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल से पर जो है अभियान किया और उत्तर बिहार में कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव को जो है पराजित किया था। अगर इस तरह देखें तो मुख्य रूप से जो है बिहार पर शासन सत्ता पर काबिज करने में जो है ये किसकी ये रहा, तो सर्वप्रथम जो है बिहार पर सत्ता से काबिज किया ये तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक ने जो है किया है। आगे चलते हैं, हम लोग अफगानों के बारे में जानते हैं जो कि बिहार पर जो कि एक शक्तिशाली सत्ता स्थापित की थी। तो भारत में तैमूर आक्रमण 1398 से 99 में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप तुगलक साम्राज्य विघटित होने लगा और इस समय जो बिहार क्षेत्र का निकटवर्ती जौनपुर जो है वो संगठित होकर उभरा। वहीं पर जौनपुर राज्य का विस्तार उत्तर में दरभंगा तक और दक्षिण में बक्सर और शेष भागों पर बंगाल का शासक का जो है शासन था। बिहार के क्षेत्रों पर अधिकार के लिए जौनपुर के सरकी और बंगाल के हुसैन शाही शासकों के बीच संघर्ष जो है चला। यह लड़ाई जौनपुर और दिल्ली के विजय के बाद दिल्ली और बंगाल के शासकों के मध्य जो है लड़ाई हो गई। बिहार शरीफ स्थित लोदी के अभिलेख के मुताबिक सिकंदर लोदी 1495-96 ईस्वी में बंगाल के हुसैन शाह सरकी को हराकर बिहार के में दरिया खान नुहानी को जो है गवर्नर बनाया था। कौन? तो सिकंदर लोदी के समय में दरिया खान नुहानी जो है गवर्नर था। वहीं पर आगे चलते हैं, लोदी शासकों के काल में ही बिहार में नुहानी अफगान की स्थिति काफी जो है मजबूत हो गई। बिहार का गवर्नर दरिया खान नुहानी एक स्वतंत्र राज्य का कायम करना चाहता था। उसके बाद इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे संबंध भी उस समय नहीं थे, परंतु 1523 में दरिया खान नुहानी का जो है निधन हो गया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है अभिलेख के बारे में बता दें जो कि इस मध्यकालीन बिहार में जो है अभिलेख था उसके बारे में। खड़गपुर के राजा का जो है अभिलेख जो कि मुंगेर से प्राप्त हुआ है। वहीं मुंगेर के खड़गपुर से मोहम्मद बिन तुगलक का बेनीबन अभिलेख ये याद रखेंगे। खरवार प्रमुख प्रताप धवल के 3 अभिलेख मिले हैं। बुद्धसेन के बोधगया अभिलेख मिले हैं। फिरोज शाह तुगलक के राजगीर अभिलेख मिले हैं। भभुआ में सिरसा के अभिलेख। बल्लाल सेन का जो है सनोखर अभिलेख मिला है। संग्राम गुप्त का पंचोत्तम्रपत्र अभिलेख मिला है और बिहार शरीफ में एक प्रस्तर अभिलेख मिला है। ये सब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद लोदी के बाद क्या होता है कि 1526 ईस्वी में बाबर का जो है भारत पर आक्रमण होता है और बाबर से इब्राहिम लोदी की जो है हार होती है और दिल्ली की गद्दी पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इस तरह जो है बिहार में भी सत्ता शासन में जो है कुछ परिवर्तन देखा था। इसी अवसर पाकर जो है दरिया खान नुहानी के पुत्र बहार खान ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के नाम से जो है स्वतंत्र सत्ता की जो है घोषणा कर देती है बाबर के समय में मोहम्मद शाह नुहानी के द्वारा। इसी दौरान मोहम्मद लोदी ने बिहार में शरण ली थी और मुगलों के खिलाफ जो है तैयारी आरंभ की, लेकिन 1529 में घाघरा के युद्ध
में बाबर ने इन अफगानों को जो है बुरी तरह जो है पराजित किया था। और पराजित होने के बाद जो है फिर क्या होता है, बाबर ने मोहम्मद खान नूहानी के पुत्र जलाल खान को बिहार का जो है प्रशासक नियुक्त करता है। बाबर के निधन के बाद हुमायूं की जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अफगानों के विरुद्ध जो है वो संघर्ष उनको करना पड़ता है। इसी संघर्ष की परिणति घाघरा का जो है युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध 1531 ईस्वी में जो होता है, कहीं कहीं आप 32वीं 31-32 लिखता है। आजम हुमायूं सरवानी और ईसा खान बिब्बन लोदी और बायाजीद ने बिहार में अपने समर्थकों को एकत्र किया और महमूद लोदी को जो है फिर से बुलावा भेजा। इस बार उन्होंने पटना में राज्याभिषेक करवाया और अफगानों ने, जिनमें शेर खां भी सम्मिलित था, वैधानिक अधिकार किया। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला इम्पोर्टेंट है शेर शाह के बारे में। शेर शाह का जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था, ये भी पूछा जा चुका। उसके पिता हसन खान जौनपुर राज्य के अंतर सासाराम के जो है जागीरदार थे। फरीद खान तलवार से ही एक शेर को मार डाला। उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी थी, तो ये नाम भी याद रखेंगे आप लोग। जौनपुर में अपनी शिक्षा दीक्षा समाप्त करने के बाद जो है फरीद सासाराम में अपने पिता की जागीरदार का प्रबंधन करने में 21 वर्ष तक जो है लग गया। हसन खां की मृत्यु के बाद जो है सुल्तान इब्राहिम लोदी ने उसे टाडा, खवासपुर और सासाराम की जागीरदारी सौंपी। किसको? तो शेरशाह को। और शेरशाह के या शेर खां के पूर्वज आरंभ में अफगानिस्तान के ग्राम में रहते थे। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है निम्न कोटि की थी। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि शेर खां का पिता इब्राहिम खां बहलोल लोदी के काल में भारत आया था। इब्राहिम खां के 3 पुत्र थे, जिनमें बड़े पुत्र का नाम जो है हसन खां था। शेरशाह का जो है यही हसन खां शेरशाह का पिता था। जब 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित कर जो है पूर्वी भारत पर अपनी स्थिति जो है मजबूत की। शेरशाह जो है जागीरदार के रूप में काम कर रहा है। जैसे जो है जौनपुर की शक्ति कमजोर होती है, तो फिर जो है शेरशाह क्या करता है, पूर्व की ओर जो है लड़ाई करता है, सूरजगढ़ की लड़ाई, और उसमें जो है बंगाल के पूर्व के क्षेत्र को विजित करता है। वहीं पर 1539 ईस्वी में उसने हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा के युद्ध में जो है पराजित किया और हुमायूं जो है ईरान में जाकर शरण लेता है। उस चौसे की लड़ाई में विजय होने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। पुनः क्या होता है कि 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का जो है युद्ध होता है, किसके किसके बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच। और शेरशाह जो है विजित हो जाता है और उसके बाद कन्नौज में जो है डेरा डाल देता है। उसके बाद जो है 1540 ईस्वी में ही आगरा में शेरशाह जो है अपना राज्याभिषेक करता है और 1540 में शेरशाह ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। फलतः शेरशाह की स्थिति और जो है सुदृढ़ हो जाती है। उसके बाद जो है शेरशाह ने सूरवंश की जो है स्थापना की तथा देश में डाक प्रथा का भी जो है प्रचलन आरंभ किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना का दुर्ग बनवाया। इसी नगर को पुनः जो है बिहार की राजधानी बनाया। मतलब पाटलिपुत्र का नाम भी पटना जो है ये शेरशाह द्वारा किया गया है। इस दुर्ग के निर्माण और पटना को राजधानी बनाने के बारे में जो है चर्चा अब्दुल्लाह की रचना तारीखे दाऊदी में जो है हमको मिलता है, जो कि इसी के काल में जो है ये एक बुक है, रचना की गई है। शेरशाह ने आगे जो है आगरा पर अपने राज्याभिषेक के बाद मालवा क्षेत्र पर जो है 1942 में आक्रमण किया और 1943 में जो है विजय प्राप्त की और मालवा के साथ साथ मांडू और सतवास पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया। बाद में जो है रणथंभौर पर
42 में अधिकार कर लिया, रायसीन पर जो है 1543 में जो है अधिकार कर लिया, और 1544 में जो है राजपूताना पर भी जो है ये राजपूताना के मारवाड़ शासक राव मालदेव के शेरशाह असंतुष्ट था, क्योंकि राव मालदेव ने हुमायूं का जो है समर्थन किया था। अतः इसने जो है मारवाड़ पर भी आक्रमण कर दिया और मालदेव से जो है लड़ाई किया, लेकिन मालदेव को पराजित करने में शेरशाह को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसलिए शेरशाह ने ये कहा था कि अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के पीछे हिंदुस्तान की राज्य गंवा दिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है भी पूछा जा चुका है। तो इसकी ये स्टेटमेंट किसका है? तो शेरशाह का है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे जो है शेरशाह क्या करता है कि शेरशाह ने मालदेव का पीछा करते हुए अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेरता आदि पर जो है अधिकार कर लिया था। शेरशाह का अंतिम युद्ध जो है चंदेलों से हुआ था, ये भी याद रखेंगे। उस समय भाटा के राजा वीर भानु द्वारा मुगल हुमायूं को मदद किए जाने के कारण शेरशाह उससे नाराज था। वीर भानु ने भयभीत होकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह के पास जो है शरण ली थी, और इसी कालिंजर के से जो है युद्ध के समय जो है क्या हुआ कि एक हथगोला जो है वो चला रहा था हुक्का नामक, और वो शेरशाह द्वारा, और जो है इससे ये घायल हो गया शेरशाह, और 1545 ईस्वी में शेरशाह की जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के बाद कालिंजर दुर्ग पर जो है अधिकार कर लेता है कौन? तो शेरशाह का जो है अन्य जितने भी अधिकारी थे वो कर लेता है। आगे चलते हैं, आज का करंट अफेयर्स में देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है डेली करंट अफेयर्स में अरुणाचल प्रदेश में जो है जैव विविधता केंद्र के रूप में प्रसिद्ध सियांग घाटी में चींटी की विशिष्ट नीले रंग की नई प्रजाति की खोज की गई है, और चींटी की नई प्रजाति का नाम पैराटेचिना नीला जो है ये रखा गया है। इनकी खोज जूकील जर्नल में जो है ये प्रकाशित हुई थी। इस चींटी की जो प्रजाति का नाम याद रखना और कहाँ ये मिला है ये याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे है कि नोटा को जो है देश में सर्वाधिक मिलने का एक नया रिकॉर्ड बना है नोटा दबाने का। तो इंदौर में जो है लोकसभा, अभी जो 18वीं लोकसभा का जो है ये चुनाव हुआ, इसमें जो है इंदौर में सबसे ज्यादा जो है नोटा का बटन दबाया गया है। करीब 2,18,674 लोगों ने नोटा विकल्प किया है। तो ये भी एक रिकॉर्ड है इंदौर का। साथ ही साथ इंदौर में एक और रिकॉर्ड बना कि शंकर लालवानी ने 11,75,092 मतों से देश में सर्वाधिक मतों से चुनाव जीतने वाले जो है लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, शंकर लाल वानी। ये भी जो है आप लोग याद रखेंगे। तो ये दो तथ्य था। आगे देखते हैं, आगे है कि अभी जो चुनाव हुआ है, चूंकि इस तरह के प्रश्न बिहार में ज्यादा पूछा जाता है, किसको किसको कितना मिला। राजग जिसको कि हम एनडीए बोलते हैं, एनडीए को 291, और जो है इंडी गठबंधन को जो है 234, और अन्य को जो है 18। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया, तो ये आप लोग याद रखेंगे किसको कितना मिला। वहीं पर अगर जो देखें एनडीए में भी भाजपा को 240 मिला है, जो है टीडीपी को जो है 16 मिला है, जदयू को 12 मिला है, शिंदे शिवसेना को 7, जनता दल सेकुलर को जो है 2 मिला है। वहीं इंडी में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 100 मिला है, सपा 38, तृणमूल कांग्रेस 29, द्रमुक को जो है 22 सीटें मिला है। तो आप जो है ये जो है ये डाटा जरूर याद रखेंगे, 291, 234, और ये पूछा जा सकता है। और वोट प्रतिशत देखेंगे तो 45% वोट जो है वो एनडीए को मिला है, भाजपा को मिला है सबसे ज्यादा। तो ये था करंट अफेयर्स आज का। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।